हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो टाइम्स परिवार है वो आपका हार्दिक स्वागत करता है और हम आपके सामने लेके आए हैं 15 बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आपका बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। इसलिए वीडियो को लगातार कंटिन्यू बनाए रखना और जो ये क्वेश्चंस हैं उनको साथ साथ में आप नोटबुक के अंदर राइट भी करना। अरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हाल ही में पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड 2024 से कहाँ सम्मानित किया गया। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड एक अवार्ड है, 2024 का अवार्ड है जिसका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल से कहाँ सम्मानित किया गया। किसको? पीएम मोदी, नरेंद्र जी मोदी को। तो ये यूएसए के अंदर सम्मानित किया गया है। यूएसए के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिका में प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा एक गैर सरकारी संगठन यानी एक एनजीओ है जिसका नाम है इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ एसोसिएशन, यानी जो इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक एसोसिएशन है उसने इसकी घोषणा की है या डिक्लेरेशन किया है कि मोदी जी को अमेरिका के अंदर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड यानी अल्पसंख्यक जो है, मुस्लिम वगैरह है, बौद्ध, जैन, पारसी, उनके उत्थान के लिए ये मोदी जी को दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मार्टिन लूथर किंग ये अल्पसंख्यक के लिए लड़ने वाले और जो अमेरिका के अंदर रासिज्म चलता है यानी भेदभाव चलता है, यानी रेसेस को लेके, प्रजाति को लेके, उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को चुना गया है। सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत को चुना गया है। 27 करोड़ की उनकी बोली लगी है, सबसे महंगी आईपीएल के इतिहास में। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। दिल्ली कैपिटल की पूर्व कप्तान ऋषभ पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो आईपीएल की इतिहास में सबसे बड़ी बोली है। आगे हम दोस्तों बात करिए क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार जो ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ की गई है। यानी हम इससे पहले बात करें तो सबसे पहले जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो यानी बस है वो चलाई गई थी बम्बई के अंदर, लेकिन वो निजीकरण की क्षेत्र में थी। नितिन गडकरी जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। सड़क एंड परिवहन मंत्री थे नितिन गडकरी, अभी भी वही है। तो उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन गैस से चलने वाली जो बस है वो चलाई गई थी बम्बई के अंदर, लेकिन अभी सार्वजनिक परिवहन के लिए उन्होंने ये ग्रीन हाइड्रोजन बस है वो प्रारंभ की है लेह लद्दाख के अंदर, जम्मू कश्मीर के जो निकट हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है लेह लद्दाख, वहाँ प्रारंभ की है। सॉल्यूशन देखिए तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुरू की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुरू की गई थी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बस को हरी झंडी दिखाई थी। सरकार की योजना है कि दिल्ली एनसीआर में 15 और फ्यूल सेल बसें चलाई जाए। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। और ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी 20 अप्रैल 2022 को असम में जोहराट पेट्रोल पंप पर भारत का पहला 99.999 शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट पायलट संयंत्र चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ की गई। सार्वजनिक परिवहन के लिए, किसके लिए है बात? सार्वजनिक परिवहन के लिए कह रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ये लेह लद्दाख के अंदर प्रारंभ की गई है। लेकिन पहली जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है वो दिल्ली के कर्तव्य पथ, जिससे पहले हम राजपथ के नाम से जानते थे, वहाँ शुरू की गई थी। उस समय हमारे जो मंत्री जी थे हरदीप सिंह पुरी थे, प्राकृतिक पेट्रोलियम और गैस मंत्री, उन्होंने उसकी हरी झंडी दिखाई थी उस टाइम।
और दिल्ली एनसीआर की 15 फ्यूल सेल बसें उस टाइम चलाई गई थी। अब हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला पहला राज्य असम है। उन्होंने ये नीति 20 अप्रैल 2022 को, जब असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट या पायलट संयंत्र चालू किया था, जिसमें 99.99% शुद्ध हाइड्रोजन गैस थी। उस टाइम ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला पहला राज्य था असम। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह हाल ही में गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान पुरस्कार से सम्मानित रेणु का संबंध कहाँ से है? तो जो रेणु है उसका संबंध झज्जर हरियाणा से है। कहाँ से है? झज्जर हरियाणा से। सॉल्यूशन देखें तो केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्रालय की लिस्ट के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी गाय भैंस नस्ल रखने वाले किसानों में हरियाणा के झज्जर निवासी रेणु का प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर के देवेंद्र सिंह परमार का द्वितीय स्थान और बिजनौर उत्तर प्रदेश के सुरभि सिंह का तृतीय स्थान सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहला स्थान किसका था? डेयरी रत्न पुरस्कार के अंदर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली रेणु का। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से किए जाने वाली आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की या टैक्स लगाने की घोषणा की? तो वो की है 10%। लेकिन अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने मैक्सिको के ऊपर और मैक्सिको और कनाडा से होने वाले आयात के ऊपर 25% शुल्क लगाने की बात की है और चीन के ऊपर 10% शुल्क लगाने की बात कही है। इससे क्या होगा? जो बाहरी वस्तुएं हैं वो उन देशों के जहाँ अमेरिका के अंदर जो आती है वो थोड़ी महंगी हो जाएगी, जिससे लोग कम लेने के इच्छुक होंगे और जो आयात है वो थोड़ा कम होगा निर्यात की बजाय। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में नासा ने किस उपग्रह पर पानी के नीचे जीवन की जांच के लिए SWIM रोबोट डेवलप किया है? तो स्विम जो रोबोट है वो डेवलप जो बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा उसके ऊपर जो पानी के नीचे जीवन की जांच करने के लिए विकसित किया गया है। सॉल्यूशन देखें तो नासा ने बृहस्पति की चांद यूरोपा पर पानी के नीचे जीवन की जांच के लिए स्विम रोबोट डेवलप किया है। इस रोबोट को सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स। इसका आकार 16.5 इंची, वजन 2 kg है और ये अपने आप में पानी में तैर सकता है। ये वहाँ की महासागर की तापमान और रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। नासा का प्लान है कि दर्जनों रोबोट यूरोपा पर भेजे जाए और पानी और वहाँ पर जो पाया जाने वाला जीवन है उसके बारे में जो रिसर्च कर सके। यूरोपा की सतह के नीचे महासागर के संकेत मिलने के बाद नासा की जेट पर्पल्स लेबोरेटरी में इन रोबोट पर क्या चल रहा है? काम चल रहा है। तो ये यूरोपा जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में जॉब एट योर डोर स्टेप ए जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल एंड 6 स्टेट रिपोर्ट किसने लॉन्च की? तो ये वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट लॉन्च की, लेकिन भारत के अंदर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया ने विश्व बैंक की इस रिपोर्ट को जॉब एट योर डोर स्टेप ए जॉब डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल्स लॉन्च हमारे भारत के अंदर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया ने ये जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है वो लॉन्च की। जो हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान जैसे जो 6 स्टार राज्यों को कवर करती है। हिमाचल प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और राजस्थान है जैसे 6 स्टार राज्यों को क्या करती है? कवर करती है। रिपोर्ट कौशल अंतराल का विश्लेषण करती है, स्कूल ट्रेडर्स को स्थानीय उद्योगों के साथ संरेखित करती है और शिक्षा और नौकरी के संबंधों में सुधार के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। यह जो रिपोर्ट है वो कक्षा 9 से 10-12 तक कौशल आधारित शिक्षा को शामिल करने पर जोर देती है कि स्किल बेसिस जो एजुकेशन है वो इंक्लूड किया जाए और जो NEP 2020 है उसके साथ संरेखित है 2025 तक 50% कौशल शिक्षा पहुंच का लक्ष्य रखती है। यह पहल भारत वैश्विक कौशल हब बनने और 2047 तक उच्च आय की स्थिति
प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण का समर्थन करती है। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई और इस रिपोर्ट को कहा जाता है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ए जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपुल्स। यानी जो जवान लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनको स्किल बेस बनाना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 2024 कब मनाया गया? गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया गया। सिख धर्म के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिसका शहीदी दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। और गुरु तेग बहादुर के बारे में कुछ खास बातें हैं। गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 में पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता का नाम गुरु हरगोविंद था, जो सिख धर्म के छठे गुरु थे। प्रथम गुरु गुरु नानक थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिनकी मृत्यु 1708 के अंदर होती है। बचपन में उसका नाम जो गुरु तेग बहादुर है, जिनकी औरंगजेब ने हत्या करवाई थी, उनका नाम था त्यागमल। युद्ध कौशल और धार्मिक दर्शन और प्रशिक्षण होने के कारण उन्हें तेग बहादुर के नाम से उपाधि मिली। 1664 में गुरु हरकिशन के बाद वे सिख धर्म के 9वें गुरु बने। जो हरकिशन है उसके बाद सिख धर्म के 9वें गुरु बने। आगे हम बात करें, उन्होंने 1665 में आनंदपुर साहिब की स्थापना की गुरु तेग बहादुर ने। और गुरु तेग बहादुर ने मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में जबरन धर्मांतरण का विरोध किया था। औरंगजेब ने साल 1675 में धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। दिल्ली की चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब गुरु तेग बहादुर की शहादत का स्थल है। तो गुरु तेग बहादुर कौन थे? ये सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं वो थे, और इनके पिता का नाम गुरु हरगोविंद जी था। और इनकी जो मृत्यु है वो कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 1675 में, यानी इनकी हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब जी के द्वारा। औरंगजेब थे जिनकी मृत्यु होती है 1707 में, और जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उनकी मृत्यु होती है 1708 में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के ब्रांड एम्बेसडर या वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये पंजाब की सिंगर शुभ है, जिन्होंने या जिनको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसका? UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए। सॉल्यूशन देखिए तो पंजाब की संगीतकार शुभ संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी के उद्घाटन वैश्विक राजदूत बनने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। और जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC के जो 29वें सम्मेलन COP29 में शुभ की नियुक्ति की घोषणा की गई है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में मीरकेट रेडियो दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा की खोज हुई है। ये रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है? तो ये रेडियो दूरबीन दक्षिणी अफ्रीका के अंदर स्थित है। चर्चा में क्यों है? दक्षिणी अफ्रीका में मीरकेट रेडियो दूरबीन का उपयोग कर खगोलविदों ने एक विशाल रेडियो आकाशगंगा की खोज की है, जो ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से एक है। प्रमुख बिंदु: ब्रह्मांड विशालकाय नवखोजी आकाशगंगा अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। रेडियो उत्सर्जन: रेडियो आकाशगंगाएं अपने केंद्र में स्थित अति विशाल ब्लैक होल से शक्तिशाली रेडियो तरंगें उत्सर्जित करती है। और मीरकेट की शक्ति: मीरकेट दूरबीन अपनी उन्नत क्षमताओं के साथ खगोलविदों को अभूतपूर्व विस्तार से ब्रह्मांड का अन्वेषण करने में सक्षम बना रही है। वैज्ञानिक महत्व है देखें तो यह खोज आकाशगंगाओं के विकास और अति विशाल ब्लैक होल की प्रकृति के बारे में बहुत बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण शक्ति: रेडियो आकाशगंगा वह आकाशगंगा जो अपने केंद्र में प्रबल रेडियो तरंगें उत्सर्जित करती है, उसे रेडियो आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा आपको पता है लाखों तारों का जो समूह होता है उसे आकाशगंगा कहते हैं। मीरकेट जो दूरबीन है वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक रेडियो दूरबीन है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्यौहार नगु शाबा गोरेंग कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इंडोनेशिया के अंदर आयोजित हुआ। नगु शाबा गोरेंग उत्सव बाली इंडोनेशिया में भरपूर फसल के लिए 2 सप्ताह तक मनाया जाने वाला धन्यवाद समारोह है। यह उत्सव मुख्य रूप से युवा लड़कियों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य
इसमें शामिल होते हैं और ये हिंदू कृतज्ञता का एक प्रमुख त्यौहार है जो इंडोनेशिया के बाली में मनाया जाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने डेवलप की? तो ये जो स्ट्रॉन्ग भाषा है IIT मद्रास के द्वारा ये विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो हाल ही में भारतीय सेना ने चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो जम्मू एंड कश्मीर की जो डल झील है उसमें किया गया। भारतीय सेना ने शनिवार को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डल झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया और व्हाइट ग्लोब NGO के सहयोग से और झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से चिनार बोट रेस 2024 नौका दौड़ जिसको हम बोलते हैं उसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो हाल ही में 2024 का जो डेविस कप है उसका खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब है वो इटली ने जीता और किसको? नीदरलैंड को 2-0 से हरा कर ये अपने नाम किया। सॉल्यूशन देखिए, तो विश्व नंबर 1 ज़ैनिक सिनर की अगुवाई में इटली पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराया और 2024 का जो डेनिस कप खिताब का अवार्ड है वो अपने नाम किया। इटालवी या इटली टीम ने इससे पहले 1976 और 2023 में डेविस कप जीता था और यह डेविस कप इतिहास में नीदरलैंड का पहला फाइनल था, यानी नीदरलैंड है पहली बार फाइनल के अंदर खेला था। विश्व नंबर 1 ज़ैनिक सिनर की अगुवाई में इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर सो इसका जो डेनिस खिताब है अपने नाम किया और यह हमने आपको बताया 76 में और 2023 में पहले इन्होंने जीता था। इस प्रकार दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा की। तो अब दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहे, जिससे आपका भी यानी आपको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा रहेगा। दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर जो 12 की बात की थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हमने पहले कर दी थी। क्वेश्चन था हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित की? तो ये स्ट्रॉन्ग भाषा है ISCE यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा डेवलप की गई है, ना कि IIT मद्रास के द्वारा। तो इसके लिए हम समझ चाहते हैं दोस्तों। यह वीडियो आप लगातार हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।